तो आज हम लोग स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट लेक्चर आयोनाइजेशन एनर्जी। चलो हेडिंग देते हैं। लास्ट क्लास में पढ़े थे एटॉमिक रेडियाई, नहीं बहुत ही आसान चीज़ था, उसमें हम लोग सीखे थे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का रेडियस कैसे निकालेंगे, नहीं और बाकी सब हम लोग वंडरवाल रेडियाई न्यून गैस के लिए कंसिडर करते हैं, ये चीज़ सीखे थे। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें, देखो क्या होता है, देखो जैसे ये तुम्हारा देखो बाबू, ये न्यूक्लियस है नहीं, और ये इसका तुम्हारा मान लो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, एक ही ऑर्बिट बना रहे हैं, ये मान लो तुम्हारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स में और न्यूक्लियस में हम लोग पढ़े थे क्या काम करता है बाबू, यहाँ पे एट्रैक्शन काम करता है, यहाँ पे काम क्या करता है, एट्रैक्शन। कोई दिक्कत जी? इसमें न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में क्या काम करता है, एट्रैक्शन, जिसको हम लोग क्या बोले थे, जेड इफेक्टिव बोले थे, इसको हम लोग बोले थे बाबू जेड इफेक्टिव, नहीं जेड इफेक्टिव बोले थे। अब हम चाह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें, हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें, नहीं मतलब जैसे सोडियम होता है बाबू, सोडियम क्या होता है 11 1s2 2s2 2p6 और 3s क्या होता है 1 होता है, नहीं तो अगर हम लोग क्या उस फैन को ऑफ करना तो जरा सा पता नहीं आवाज़ की होता है, देखो 1s2 2s2 2p6 और 3s क्या होता है 1 होता है, नहीं हम चाहते हैं कि जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट, इसका पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 2, ये दूसरा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। तो अब देखो तो इस इलेक्ट्रॉन्स पे इसका अट्रैक्शन है ना, न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस से अट्रैक्ट है, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दें, यानी सोडियम से क्या चाहते हैं एक इलेक्ट्रॉन से निकाल दें, तो निकालेंगे तो क्या आएगा, सोडियम पे क्या आएगा बाबू 1+ आ जाएगा, और देखो तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, नहीं अब हम तुमको यहाँ से अब सबसे पहले समझना चाहिए, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल रहे हो, इसी इलेक्ट्रॉन को निकालना है, जो कौन से इलेक्ट्रॉन से निकालते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इसलिए निकालते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पे ये लूजली बॉन्डेड होता है न्यूक्लियस से, मतलब अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन है तो ये तो ज़्यादा उसको पकड़ कर रखा है ना, न्यूक्लियस के करीब है, इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा है, ये दूरी थोड़ा सा बढ़ गया, तुम नहीं पढ़ते हो, हम लोग पढ़ते हैं ना कुलम्स लॉ Q1 × Q2/r², नहीं जो फोर्स होता है यानी फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का, तो यहाँ पे रेडियस देखो तो यहाँ पे रेडियस ज़्यादा है ना, तो फोर्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस देखो तो ये छोटा नज़दीक है तो फोर्स क्या होगा ज़्यादा होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है, तो कोई भी तुमसे पूछेगा, नहीं क्वेश्चन पूछेगा हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को क्यों लॉस करते हैं, क्यों निकालते हैं, क्यों रिमूव करते हैं, तो रीजन क्या है कि आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होते हैं, वो ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड नहीं होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए इस अट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा बाबू, हमको ब्रेक करना पड़ेगा, अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा कि नहीं बाबू एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, इस बॉन्ड को हम ब्रेक करना चाहते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, नहीं और इसी एनर्जी को हम लोग कौन सा एनर्जी बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, नहीं मतलब सिंपल सा द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम्स, नहीं इसका डिफिनेशन थोड़ा सा हम लिखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का, क्योंकि इसका डिफिनेशन तो अजीब अजीब बच्चा सब लिखता है, तो कैसे लिखेंगे बाबू, देखो ध्यान दो, द मिनिमम required energy to remove an electron the minimum required energy to remove an electron from outer most orbit of an isolated gaseous एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आए हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम, नहीं चलो ध्यान दो, देखो
क्या होता है, देखो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, तो ये तो समझ में आ गया कि भाई अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन तोड़ने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ेगा। नहीं, रिमूव कहाँ से करेंगे बाबू, तो रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो ये भी समझ में आ गया कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट लूजली बॉन्डेड होते हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है, यहाँ पे एक पूछा है ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम्स। एक टर्म यहाँ पे क्या आया है बाबू तुम्हारा, आइसोलेटेड, और दूसरा क्या आया है, गैसियस। तो एटम्स को गैसियस क्यों बनाएंगे, और आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, तो आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि जिस एटम से तुम इलेक्ट्रॉन से निकाल रहे हो उसमें किसी तरह से दूसरे का अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होना चाहिए। नहीं, जैसे मतलब वो अकेला होना चाहिए, समझो ना, जैसे सोडियम से निकाल रहे हो तो सोडियम, जैसे मान लो यहाँ पे क्लोरीन प्लस माइनस अट्रैक्शन है, नहीं तो सोडियम पे किसी का अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब ये अकेले होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंपल सा अकेला, जिसको दुनिया के लोग से उसको कोई मतलब नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो आइसोलेटेड है। नहीं, किसी को हम लोग आइसोलेटेड करने की बात करते हैं, उसको छोड़ दो यार वो अकेले रहेगा, उसको आइसोलेट करो, नहीं हम लोग कहते उसको आइसोलेट करो। तो आइसोलेटेड का मतलब होता है, केमिस्ट्री में क्या होता है कि किसी एटम पे दूसरे का ना उस पर अट्रैक्शन होना चाहिए, उस एटम पे ना रिपल्सन होना चाहिए, मतलब वो अकेले होना चाहिए, सिंपल सा। अच्छा, क्या होना चाहिए, वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। अब गैसेस फॉर्म कहने का क्या मतलब, जैसे समझना, देखो जैसे अब मान लो यहाँ पे हम लोग लोहा लेते हो या कोई भी चीज़ लेते हो, तो तुम उसको एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन से निकालने के लिए, क्या देंगे बाबू, एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन से निकालने के लिए, वो तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा ना, तो वो तो सब्लिमिनेशन एनर्जी कहलाता है। जब किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, मतलब तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दो कि हम लोग पहले तो गैसियस फॉर्म में बनाएंगे एटम्स को। हम लोग कैसे बनाएंगे, किसी भी एटम्स को उसको गैसियस फॉर्म में ले जाएंगे, और सॉलिड में होगा तो उसको टेम्परेचर देके पहले उसको गैसियस मॉलिक्यूल बनाएंगे, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल में ही तो हमको एक एटम मिल सकता है ना। फ्री एटम्स कैसे मिलेगा, गैसियस फॉर्म में ही मिलेगा। अब एक एटम्स को निकालो और उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को निकल जाता है। तो याद रखना, एटम्स किस फॉर्म में होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। तो अगर इलेक्ट्रॉन से निकलता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे रिक्वायर्ड एनर्जी है, तो ये प्रोसेस कौन सा है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। यहाँ पे तुम्हें एनर्जी लग रहा है ना, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो प्रोसेस कौन सा है, एंडोथर्मिक। इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो जा रहा है, तो इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तुम्हारे पास से लग रहा है ना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। चलो लिखो जल्दी, तो एक सेकंड में लिखो। निकलिए, चलो इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब एक बात बताओ जरा ध्यान में, देखो हाँ, जैसे अब थोड़ा सा अच्छा कुछ चीज़ें हम लोग जानेंगे सीखेंगे, जैसे समझना सब अच्छे से सब, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे कोई ए एटम है, और ए एटम कौन सा फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। तो यहाँ से तुम एक इलेक्ट्रॉन से निकालोगे, कितने इलेक्ट्रॉन से निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन से निकालोगे। तो जैसे तुम एक इलेक्ट्रॉन से निकालोगे तो ए पे कौन सा चार्ज आएगा, बताओ बाबू, प्लस चार्ज नहीं आएगा। अरे ए से एनर्जी दिए तो कौन सा, यहाँ पे ये गैसेस फॉर्म में रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन से निकला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो तुम एनर्जी दिए हो ये आयरन एनर्जी 1 है ना बाबू, एक बार एनर्जी दिए हो नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, ये आयरन एनर्जी 1 ऑफ ए गैसेस। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाले हो तो उसका आयरन एनर्जी क्या बोलेंगे, फर्स्ट बोलेंगे। और एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, एक एक करके, नहीं एक ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब निकल जाएगा। जैसे मान लो एक और इलेक्ट्रॉन से निकालें, तो इसमें सब निकालोगे, तो निकालोगे तो अब क्या आने वाला है, ए पे प्लस 2 प्लस आ जाएगा, और एक ऐसा किस फॉर्म में रहेगा बाबू, तो ये रहेगा गैसेस फॉर्म में। तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, किसके लिए बाबू, सेकेंड ऑफ, देखो ना यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, तो इसके लिए कौन सा कहलाएगा, ये जो तुम निकाल चुके हो, निकालोगे ये आयरन एनर्जी सेकेंड होगा, इसके लिए दो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालो तो आयरन एनर्जी सेकेंड ऑफ क्या, एक गैसियस। अच्छा, इसके लिए कौन सा होगा ये बताओ तो, बोलो, फर्स्ट होगा, नहीं तो आयरन एनर्जी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ
ए गैसेस, यहाँ पे ए पे प्लस और ए गैसेस नहीं। अच्छा एक और इलेक्ट्रॉन्स निकालो। अच्छा कब तक इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे? जब तो उसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, जब तो उसका इनर्ट गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो जाता। सारी इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे तो देखो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो यहाँ एक पे क्या आएगा प्लस 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 नहीं, ये गैसेस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये इसके लिए क्या कहलाएगा बताओ जरा सा, इसके लिए क्या कहलाएगा और इसके लिए क्या कहलाएगा बोलो? तो इसके लिए तो कहलाएगा बाबू, ध्यान दो, थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे नहीं, हाँ ये प्लस के लिए फर्स्ट होगा। चलो इसमें क्या होगा बाबू, ये आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड होगा और थर्ड होगा किसके लिए? इसके लिए थर्ड हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा बताओ? आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ऑफ ए प्लस गैस, और इसके लिए क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ ए गैसेस नहीं। तो आराम से लिख लो। चलो अब एक बात हम लोग करते हैं, अब जैसे इसमें एक एग्जांपल को हम समझते हैं, आखिर कब तक हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे नहीं, तो कब तक निकालेंगे जैसे देखो तो हम लोग एल्युमिनियम देखते हो, तो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में अगर हम बात करते हैं किसका बाबू, जैसे हम लोग एल्युमिनियम लेते हैं तो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या है? 1 है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन पहले निकालोगे। एल्युमिनियम से कितना इलेक्ट्रॉन निकालोगे? एक इलेक्ट्रॉन। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एल्युमिनियम पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। और ये कौन, इसके लिए कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी? तो एक बार निकालो तो फर्स्ट है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ कौन सा? एल्युमिनियम। एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या आएगा बताओ जरा सा, एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालें तो एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एल्युमिनियम पे प्लस प्लस गैसेस नहीं। अच्छा अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया देखो तो, इसके आउटर मोस्ट में यहाँ पे तो ये चीज़ है, यहाँ पे देखो तो क्या आ गया, देखो तो इसके आउटर मोस्ट लिखते लिखते जाओगे तो आएगा 3s2। अब देखो तो इसको क्या कहोगे? तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसके लिए कौन सा होगा बाबू? ये सेकेंड ऑफ ए गैसियस। अच्छा आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ ए प्लस गैसियस, एल हो जाएगा ना, ए प्लस की जरूरत नहीं है। तो एल्युमिनियम है तुम्हारे पास, तो एल्युमिनियम यहाँ पे एल्युमिनियम पे प्लस गैसेस नहीं। अच्छा एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे तो एल्युमिनियम पे क्या आएगा? प्लस 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 नहीं। और ये तुम्हारा देखो तो अब क्या हो गया, देखो और इसको लिखोगे, चलो पूरा पूरा लिख देते हैं। तो इसका देखो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक को एक इसका ये है, इसका आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। इसका क्या आएगा बताओ तो? 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2, p तो निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। अच्छा इसका क्या आएगा बताओ जरा सा? 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अच्छा इसके यहाँ पे क्या हो गया, अब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया? 1s2 2s2 और 2p6। क्या अब इसका आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं, अब तो आउटर मोस्ट ये हो गया ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से एनर्जी निकालना बहुत मुश्किल है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सा कहलाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड ऑफ ए गैसियस। आयोनाइजेशन एनर्जी इसका सब जरूरत पड़ेगा, सेकेंड ऑफ ए प्लस गैसियस, और आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ ए पे प्लस प्लस गैसियस नहीं। तो इसका बहुत ज़्यादा जरूरत तुमको पड़ेगा नहीं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी लगा होगा, ये निकला होगा, फिर यहाँ पे एनर्जी देंगे तो ये निकला होगा, फिर यहाँ पे। अब यहाँ से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि क्यों निकालना मुश्किल है? क्योंकि तुम्हारा क्या हो गया, इसका आउटर मोस्ट में ये अब एल्युमिनियम क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तब तो एल्युमिनियम पे कितना चार्ज आता है? +3 चार्ज आता है। तो नोट करो जल्दी तो इसको, तो एकदम याद रखना है। अच्छा एक और चीज़ याद रखना, जैसे जैसे प्लस चार्ज आते जाएगा वैसे ही एनर्जी भी तुमको क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। मतलब इससे ज़्यादा यहाँ से निकालने के लिए इससे लगेगा, फिर इससे ज़्यादा क्या लगेगा? उससे लगेगा नहीं। मतलब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होता है। इस चीज़ को तुम्हें याद रखना। तो एक चीज को तुमने याद रखना, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर बिकॉज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन from ion is more difficult.
नहीं, मतलब सिंपल सा कहने का क्या मतलब, एकदम इस चीज़ को याद रखना, कोई नियम हम लोग चेक नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए पे प्लस है, यहाँ पे ए पे 2 प्लस है, यहाँ पे ए पे +3 है। नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, इधर से इलेक्ट्रॉन्स निकालते जा रहे हैं। नहीं तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स निकाले, फिर एक इलेक्ट्रॉन्स निकाले, नहीं तब तक निकालेंगे तो आउटर मोस्ट का इसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट खत्म नहीं हो जाए। नहीं तो उसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जी। नहीं तो सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जी का वैल्यू हमेशा बढ़ते जाता है। क्यों ऐसा होता है, तो तुम अब देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम इधर से इधर जा रहे हो तो प्लस चार्ज डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव देखते हो ना कितना बढ़ जाता है। हम देखे थे ना कि नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन में प्लस था, एक प्लस चार्ज आने से जेड इफेक्टिव का कितना ज़्यादा अंतर हो गया था। नहीं तो इधर से इधर जाओ तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा होगा, ये इंक्रीज करेगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, मतलब अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। तो जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। सो आयोनेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज करेगा। तो एकदम कोई भी रूल मत चेक करना, कोई भी स्टेबिलिटी कुछ नहीं देखते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है कि यहाँ पे एल्युमिनियम है, यहाँ पे एल्युमिनियम पे प्लस है, यहाँ पे एल्युमिनियम पे 2 प्लस है, नहीं इसमें आयोनेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो एकदम कुछ चेक मत करना। सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, एल्युमिनियम प्लस का, एल्युमिनियम पे 1 प्लस का, और उसके बाद एल्युमिनियम प्लस। कुछ नियम चेक करने की जरूरत नहीं है, एकदम सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होता है। सक्सेसिव करने का मतलब क्या है, एक निकाले फिर दूसरा उसमें से निकालोगे तो उससे ज़्यादा एनर्जी लगेगा, फिर तीसरा उसमें से निकालोगे उससे ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जी। अब लिखो, अब हम लोग एक बात करते हैं छोटा सा, उसके बाद हम लोग ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और IIT मेडिकल के लिए तो ये फेवरेट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल का। हमेशा क्वेश्चन पूछता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज हम थोड़ा सा हम लोग 2-3 चीज़ें सीख लेते हैं बस। चलो हेडिंग देना, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर जो है नहीं वो प्रभावित करता है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइज का। तो साइज में क्या होता है बताओ जरा सा, साइज की अगर हम बात करें तो साइज में और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन होता होगा, तुम लोग सोच के बताओ। देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियस है बाबू, ये पहला ऑर्बिट है, यहाँ पे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा साइज है, मान लो इसमें 2 ऑर्बिट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे जा रहे हो तो देखो तो न्यूक्लियस पहला ऑर्बिट दूसरा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे जाते हो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे नहीं। अब तुम लोग बताओ तो क्या होता होगा, इधर से इधर तुम जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है बताओ जरा सा, साइज इंक्रीज हो रहा है, नहीं साइज इंक्रीज हो रहा होगा। देखो तो यहाँ पे न्यूक्लियस से ज़्यादा करीब इलेक्ट्रॉन्स है, ये उससे थोड़ा सा दूर है, ये और भी ज़्यादा दूर है, और यहाँ पे और दूरी क्या हो गया, और ज़्यादा दूरी हो गया। नहीं तो साइज बढ़ रहा है। तो अब देखो तो साइज बढ़ रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा कि बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा कम हो रहा होगा ना। सिंपल से देखो रेडियस क्या हो रहा है, रेडियस बढ़ेगा, जब रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का। दो चीज के बीच में जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा उसमें क्या होते जाएगा, अट्रैक्शन कम होते चला जाएगा। नहीं तो साइज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन क्या हो रहा है बताओ जरा सा, अट्रैक्शन ये घट रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से संभाल नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एनर्जी दो तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब अट्रैक्शन घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, घटेगा। दो चीज के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है तो उस दोनों को अलग करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। दो चीज के बीच में अट्रैक्शन कम है तो थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नहीं तो सिंपल से हम लोग कह सकते हैं बाबू, देखो तो इधर अब इधर से इधर जाओ तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। इसका साइज बड़ा है तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा, इस तरह से हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। नहीं मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर साइज बड़ा होगा तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। और साइज छोटा है तो उसको इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियस से ज्यादा करीब है, अट्रैक्शन ज्यादा है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का। और ये कहाँ देखेंगे बाबू, तो हम लोग चेक करते हैं इन ग्रुप। बताया था ना, ग्रुप में कोई भी चीज चेक करोगे तो किससे रिलेट करोगे, साइज से। तो एकदम जैसे देखना तुमको ग्रुप में क्वेश्चन दिया है तो कैसे चेक करेंगे, साइज से। जैसे क्वेश्चन है छोटा सा, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। नहीं ये दे दिया तो बताओ तो किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, बोलो। सीजियम से। इधर से इधर जा रहे हो, यहाँ तो दिख रहा है ना बाबू, ग्रुप में दिया हुआ है। इधर से इधर जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है बाबू, बढ़ रहा है। अट्रैक्शन यानी कि जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है,
अट्रैक्शन घट रहा है, तो जब अट्रैक्शन घटेगा तो आयनिक एनर्जी भी क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना किस में से मुश्किल है बाबू, लिथियम से, उसके बाद सोडियम से, उसके बाद पोटेशियम से, रुबिडियम से, उसके बाद सबसे कम क्या है, सीजियम से। नहीं, सोलर प्लेट में इसलिए तो हम लोग सीजियम यूज़ करते हैं, सनलाइट आएगा उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। नहीं, चलो लिखो जरा सा, जल्दी नोट करो इसको। तो हम लोग बात करते हैं अब जरा सा ग्रुप में, कि ग्रुप में क्या फर्क, ग्रुप में तो हो गया, ये एकदम याद रखना, नीचे ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, तुम्हारा आयनिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसा केस होता है जिसमें थोड़ा सा सेम हो जाता है, जैसे एल्युमिनियम है, गैलियम है, इसमें दोनों में देखो, जैसे एल्युमिनियम है और यहाँ पे गैलियम है, तो एल्युमिनियम नीचे गैलियम आता है, लेकिन आयनिक एनर्जी दोनों का क्या होता है, ये सेम होता है। आगे तुम पढ़ोगे डीकॉन्ट्रैक्शन की वजह से, डीकॉन्ट्रैक्शन पढ़ोगे तुम लोग, लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, डीकॉन्ट्रैक्शन होता है, सब आगे चीज पढ़ोगे। तो अभी याद रखो कि एल्युमिनियम और गैलियम का क्या होता है बाबू, आयनिक एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। और जब अच्छा कब पढ़ोगे जब इसके बारे में अच्छे से, जब तुम पढ़ोगे बोरॉन फैमिली, तो बोरॉन फैमिली में किसके बारे में पढ़ेंगे, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सब के बारे में पढ़ोगे। नहीं, बोरॉन किस किस से रिएक्शन करता है, कैसा कैसा कंपाउंड बनाता है, कहाँ से बोरॉन आता है, नहीं, प्रिपरेशंस कैसे करेंगे, एल्युमिनियम का क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या फायदा है, कैसे बनाएंगे, गैलियम का कहानी सब क्या होता है, सब एक एक करके पढ़ेंगे। हम लोग है ना चैप्टर, हम लोग एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक में क्या पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं बाबू जनरल प्रॉपर्टीज का, ठीक है। जैसे पी ब्लॉक में जाओगे तो इसमें बोरॉन फैमिली मिलेगा, कार्बन फैमिली मिलेगा। 12th में जाओगे पी ब्लॉक में तो उसमें क्या मिलेगा, इस दोनों को छोड़ के नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन, हेलोजन, इनॉर्ड गैस मिलेगा। नहीं, तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, तो इस चीज़ को लिख लो जरा सा। अब हम लोग बात करते हैं पीरियड में, चलो दूसरा देखते हैं हम लोग पीरियड की। अगर हम बात करते हैं जेड इफेक्टिव, नहीं तो जेड इफेक्टिव अभी जब भी देखना हम लोग को। अब जेड इफेक्टिव से क्या होता है बताओ, जैसे अट्रैक्शन होता है, अब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना भी क्या होगा, मुश्किल होगा। नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे सबका साइज क्या है, ये है, यहाँ पे क्या देखो तो दोनों का साइज क्या है, सिमिलर है। अब इसमें तुमसे पूछा जाएगा बताओ तो जेड इफेक्टिव कैसे निकालोगे, कैसे निकालेंगे बाबू, तो जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन जिसमें ज़्यादा होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है भाई, मुश्किल है। जैसे हम लोग बात करते हैं, ध्यान दो, अट्रैक्शन ज़्यादा है तो अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो आयनिक एनर्जी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, नहीं होगा जे। अब देखो तो ये कहाँ चेक करेंगे बाबू, तो इन पीरियड में, और तुमको इन पीरियड में हम लोग क्या देखेंगे, जेड इफेक्टिव से देखेंगे। नहीं तो इधर से इधर जाते हो तो पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है, साइज तो लगभग सेम दिखता है लेकिन हल्का हल्का छोटा होते जाता है। नहीं, साइज क्या होता है बाबू, इधर डिक्रीज होता है। अट्रैक्शन क्या होता है, अट्रैक्शन इंक्रीज होता है तो आयनिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखो तो, जैसे यहाँ पे कार्बन है, नाइट्रोजन है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। नहीं तो ध्यान दो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का, यहाँ पे नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन। नाइट्रोजन के साथ थोड़ा अलग कहानी में पढ़ेंगे सब। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर पीरियड में दिया है ना कार्बन, नाइट्रोजन मिसिंग है, ऑक्सीजन, उसके बाद क्या है, फ्लोरीन है। तो इधर से इधर जा रहे हो तो क्या होता है, तुम लोग जेड इफेक्टिव कितना से बढ़ता है याद है, 0. तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन है ना बढ़ रहा है, तो फिर आयनिक एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि आयनिक एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन से निकालना मुश्किल है, उसके बाद ऑक्सीजन से, उसके बाद क्या होगा, कार्बन से। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आयनिक एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा, और तुम लोग बेसिक क्लास में पढ़ा था याद है सब, स्टेबिलिटी हाफ फील्ड का ज़्यादा होता है, फुल फील्ड के सब पढ़े है ना। तो एक थर्ड नंबर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, थर्ड नंबर देखो क्या है, स्टेबिलिटी से कैसे प्रभावित होता है। अब तुम लोग बताओ ना बाबू, देखो जैसे हीलियम है, हीलियम 2 क्या होता है, 1s2 होता है, तो इसका न्यूक्लियस और इसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हीलियम चाहेगा इलेक्ट्रॉन निकालना, नहीं चाहेगा ना। सबसे ज़्यादा पूरे तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालने में एनर्जी लगता है तो किस में, हीलियम में। निकलता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तो निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये तो इनर्ट गैस है, साइज में छोटा और ये तुम्हारा क्या है, इनर्ट गैस है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो लोग पढ़े हो ना बाबू, कोई भी अगर कंपाउंड स्टेबल होगा, जैसे नियॉन का ही देख लो क्या होता है, देखो तो यहाँ पे 1s2, 2s2 और 2p क्या होता है 6। तो ये सब के सब क्या है, देखो तो इसके बाद फुल फील्ड है और ये भी तुम्हारा क्या है, पढ़े ना हम लोग, फुल फील्ड हाफ फील्ड, ये भी तुम्हारा फुल फील्ड है।
तो ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल के हम पार्शियल फील्ड हो जाए, कभी नहीं चाहेगा। नहीं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि स्टेबिलिटी ऑर्डर तुम सब जानते हो, लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाए हैं, बेसिक लेक्चर नंबर 2 में। स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होता है? फुल फील्ड का होता है। उसके बाद किसका होता है? हाफ फील्ड का। उसके बाद किसका होता है? पार्शियल फील्ड का। नहीं, उसके बाद होता है पार्शियल फील्ड का, पार्शियल फील्ड। अब तुम लोग जरा सा बताओ, तो आयरन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा? किसमें से निकालना मुश्किल होगा? फुल फील्ड में से। यानी कि अगर तुम निकालोगे तो एनर्जी भी ज़्यादा लगेगा। यानी कि फुल फील्ड का आयरन एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद हाफ फील्ड का, और उसके बाद क्या होगा? पार्शियल फील्ड का। मतलब, और तुम्हारे पास यहाँ पे NH2 दिया हुआ है, यहाँ पे NH1 दिया हुआ है, तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? इसमें तो 2 ही रह सकता है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर और पूछेंगे तो NH2 की ज़्यादा होगा NH1 से। तो आयरन एनर्जी भी किसकी ज़्यादा होगी? बताओ जरा सा। NH2 का ज़्यादा हो जाएगा किससे? NH1 से। नहीं, अच्छा एक और चीज़ देखो, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे NP3 दिया हुआ है और NP4 दिया हुआ है। बताओ तो किसका आयरन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा? किससे ज़्यादा होगा? भूल गए हो सब? P हाफ है ना, 6 होता है तो फुल होता है, हाफ का मतलब 3, तो इसका आयरन एनर्जी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो बस याद रखना है तुम लोग को। अच्छा, ये कहाँ तक वैलिड है? चलो, अच्छा इसको हम बता देंगे, टेंशन नहीं लो। हम लोग कल इसको स्टेबिलिटी शुरू से ही बता देंगे। पहला चीज़ तो याद रखना, ये वैलिड होता है वैलिड व्हेन जेड डिफरेंस, यानी कि एटॉमिक नंबर का डिफरेंस इज क्या हो? 1 हो। स्टेबिलिटी का रूल तब लगाएंगे जब एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या होगा? 1 होगा। नहीं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे, ठीक है? चलो लिखो इसको, जल्दी नोट करो। देखो, हम लोग देख रहे थे अपना फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। नहीं, तो उसमें देखो, तो हम लोग जेड इफेक्ट बता दिए थे, ग्रुप में कैसे चेक करेंगे, यानी कि साइज कैसे बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, हो चुका था। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी का। नहीं, तो स्टेबिलिटी में बहुत को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो बेसिक क्लास किया होगा तो उसको तो दिक्कत नहीं होगा। देखो, स्टेबिलिटी कहने का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी थोड़ा सा बता देते हैं। देखो, अब देखो एस जो ऑर्बिटल्स हम बताए थे ना, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। एस में कितना रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, और इसके लिए एक ऑर्बिटल्स दिया गया है। नहीं, बेसिक का वीडियो नंबर 2 और 3 सब पढ़ लो, 2, 3, 4 वहाँ पे समझ में आ जाएगा। पी के लिए कितना दिया गया है? देखो तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स दिया गया है। डी के लिए कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। 5 ऑर्बिटल्स दिया गया है। और एफ के लिए कितना दिया गया है? एफ के लिए 7 दिया गया है। नहीं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं। एक रख सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं रख सकते। नहीं, और पी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? मैक्सिमम 6। डी में कितने होते हैं? 10। एफ में 14। एस में कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, तो जरा देखो इसमें क्या कहानी है, ध्यान दो। देखो, तो अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एस में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे। नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन से तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भरोगे ना, तो इसको अब एस में 2 ही हो सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फुल फील्ड। नहीं, अगर मान लो एस में कितना इलेक्ट्रॉन्स है बाबू? एस में मान लो 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हाफ फील्ड। अब एस में या तो 2 रहेगा या तो ये रहेगा। पी की अगर हम बात करें तो पी ऑर्बिटल्स में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? मान लो पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर इसके लिए तीनों घर जो इसका है ये ऑर्बिटल्स बोलते हैं, एग्जैक्ट यहीं पे इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसमें देखो तो 1, 2, 3 पहले एक एक करके भरेंगे सिमेट्रिसिटी की वजह से। नहीं, तो यहाँ पे 6 फुल फील्ड है। अच्छा, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे वो बताओ तो? 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको हम लोग 1, 2, 3 एक एक भरेंगे। ये तुम्हारा क्या है? हाफ फील्ड है। और इसमें हम लोग भर देते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें फिल करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। मान लो कोई पी ऑर्बिटल्स है, किसी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे और कितना इलेक्ट्रॉन्स आया? 4। नहीं, तो ये ना फुल फील्ड है ना हाफ फील्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल फील्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा डी की बात करें, एफ में छोड़ो, डी तक ही हम लोग जरूरत है। डी में बात करें तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2, 3, 4, 5 घर है इसके, एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा फील्ड है बोलो? ये फुल फील्ड है। और 5 इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा बताओ जरा। 5 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1, 2, 3, 4,
हाफ फील्ड है। अच्छा, अगर ना 5 इलेक्ट्रॉन है ना 10 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो फिर इसको कैसे भरोगे? तो पहले तो एक एक भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7। तुम लोग सीखोगे कि एक एक क्यों भरते हैं। नहीं तो देखो, तो जैसे तुम लोग देखते हो ना इनॉर्ड गैस, जैसे हीलियम की हम बात करते हैं, चाहे नियोन की बात करें, चाहे जेनॉन, चाहे हम लोग आर्गन की बात करें। नहीं तो हीलियम में क्या होता है, देखो तो यहाँ पे 1s2 होता है, तो इसका s ऑर्बिटल्स पूरी तरह से क्या है, भरा हुआ है। नहीं तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या करता है, ये बहुत स्टेबल होता है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन नहीं करता है क्योंकि ये फुल फील्ड है। उस तरह से नियोन की बात करें तो 1s2 2s2 2p6, ये भी तुम्हारा क्या देखो तो 1, और ये क्या देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 है, तो ये तुम्हारा क्या है, फुल फील्ड है। नहीं तो अगर हम स्टेबिलिटी पूछे, नहीं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, तो जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ये सब बहुत स्टेबल गैस होते हैं, नहीं इनॉर्ड गैस जिसको बोलते हैं हम लोग, नहीं ये रिएक्शन क्यों नहीं करते, क्योंकि ये फुल फील्ड होते हैं, ये हाईली स्टेबल होते हैं। स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि ये फुल फील्ड होते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका होती है, बताओ। स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा होता है किसका, फुल फील्ड का, उसके बाद होता है हाफ फील्ड का, उसके बाद किसका होता है, पार्शियल फील्ड का, नहीं बाबू पार्शियल फील्ड का। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ध्यान दो बाबू, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी जितना ही ज़्यादा होगा तुमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। नहीं तो स्टेबिलिटी का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आप देते हैं कि Np3 है और Np5 है, तो बताओ तो इसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन है ना बाबू, तो सिमेट्रिसिटी है, इसमें कोई रिपल्सन नहीं है। नहीं तो सिमेट्रिसिटी की वजह से ज़्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछेंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे, ये Np3 Np6 से। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी अगर पूछेंगे तो Np3 का ज़्यादा हो जाएगा Np5 से, ठीक है। नहीं जैसे यहाँ पे NS2 है, यहाँ पे NS2 है, यहाँ पे NS1 है, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना है बाबू, ये रूल कब काम करेगा, ये रूल कब काम करेगा, दिस रूल अप्लाई करेंगे बाबू, अप्लाई व्हेन क्या हो, व्हेन एटॉमिक नंबर यानी कि जेड डिफरेंस इज 1, एक हो, जेड डिफरेंस कितना हो, 1 हो। अब ये जेड डिफरेंस 1 का क्या मतलब है, इस चीज़ को हम लोग जरा सा समझते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो एकदम याद रखना, जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। अब तुमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो तुमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इसका मतलब एनर्जी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात तुम समझो, ध्यान दो बाबू, समझना है तुम लोग को कि दिस रूल इज अप्लाई व्हेन जेड डिफरेंस इज 1, यानी कि जेड डिफरेंस 1 रहेगा तब ये रूल अप्लाई होगा। इसका क्या मतलब है जरा हम लोग समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन हम लोग छोटा सा करते हैं। देखो बहुत गर्मी है यार। देखो तो क्वेश्चन है, फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। नहीं अब एक बात तुम लोग बताना, ध्यान देखो बाबू, देखो देखो, जैसे 3 चीज तुम चेक करना क्वेश्चन। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी क्वेश्चन है तो देखो, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का, और साइज से समझ में आ जाएगा तो साइज से बनाना, और साइज से नहीं समझ में आया तो जेड इफेक्टिव देखना, और जेड इफेक्टिव से भी समझ में नहीं आया तो स्टेबिलिटी से देखना। यही 3 रिलेशन है तुम्हारे पास चेक करने के लिए। नहीं चलो हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन एक है, देखो कार्बन है, नहीं बाबू यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, फ्लोरीन देते हैं। नहीं तो चलो अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 है, यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा 9 है। नहीं और हम तुमसे बात करें, ध्यान दो बाबू, इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, तो तुम तो अब देखो तो एक ग्रुप में दिया है कि पीरियड में दिया हुआ है, तो पीरियड में दिया हुआ कैसे पता चला, जब भी एटॉमिक नंबर 6 7 देखो तो 6 7 कंटिन्यूअस एटॉमिक नंबर आ रहा है, इसका मतलब पीरियड में। ग्रुप में रहता तो क्या आता, ग्रुप में रहता तो नहीं होता, ग्रुप में क्या होता है 8 18 इस सब का डिफरेंस में एटॉमिक नंबर आता, तो ये पीरियड में दिया हुआ है। तो अब तुम जानते हो, हम लोग जानते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है, अब तो साइज से काम खत्म हो गया,
आयोनेशन एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बाबू, जेड इफेक्टिव का। और ये भी तुम जानते हो कि तुम पीरियड में जाते हो तो जेड इफेक्टिव जो होता है वो बढ़ता है 0.65 से। ये भी बात तुम ही जानते हो। नहीं, जेड इफेक्टिव कितना से बढ़ता है, 0.65 से। अब एक बात जरा सा देखो, ध्यान देने वाली बात है, देखो तो कार्बन 6, 7, 8 और 9। अब हम लोग और तुम लोग बनाने जाओगे इसका, और इसका हम लोग कहेंगे इसका, देखो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर क्या होगा ये बताओ तो पहले। जेड इफेक्टिव बताओ जरा सा, बोलो। तो जेड इफेक्टिव हो जाएगा सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और किसका हो जाएगा, कार्बन का। नहीं, ये हो जाएगा जेड इफेक्टिव। तो अब जेड इफेक्टिव को डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो आयोनेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा बताओ जरा सा, फ्लोरीन का ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, उसके बाद क्या हो जाएगा, कार्बन से। लेकिन ये गलत है, ये तुम्हारा क्या है बाबू, गलत है। फिर सही क्या है, तो बताया है ना बाबू, जब भी तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 आएगा, जब भी तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जेड इफेक्टिव के साथ साथ स्टेबिलिटी देखेंगे। और स्टेबिलिटी ज्यादा डोमिनेंट होता है जेड इफेक्टिव पे, एकदम याद रखो। तो स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। यहाँ पे लिखोगे 1s2 2s2 2p2, इसका लिखो 1s2 2s2 2p3, इसका लिखोगे तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p4, इसका लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p क्या होता है, 5 होता है। नहीं, तो देखो अब s तो सब में इस आउटर मोस्ट से ही चेक कर लेते हैं। p में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है, ये तुम्हारा पार्शियल फील्ड है। नहीं, इसमें देखो तो p में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 3 है, 1 2 3, ये तुम्हारा क्या है, हाफ फील्ड है। इसमें देखो तो कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें अगर हम बात करें 1 2 3 और क्या होगा 4, और यहाँ पे बात करो तो p में कितना है 5, 1 2 1 2 3 4 और कितना है 5। नहीं, तो चलो तो सबसे पहले इधर से चेक करना शुरू करो। जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा किसका है बाबू, जेड इफेक्टिव फ्लोरीन का ज्यादा है ऑक्सीजन का, ठीक है। जेड इफेक्टिव इसका ज्यादा है, फ्लोरीन का ज्यादा है ऑक्सीजन से। अच्छा, स्टेबिलिटी जरा से चेक कर लो, क्योंकि एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना है, 8 और 9 में कितना डिफरेंस है, 1 का है। तो जब भी 1 का एटॉमिक नंबर का डिफरेंस हो तो हम लोग स्टेबिलिटी भी चेक करेंगे, और जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा वो जेड इफेक्टिव पे डोमिनेंट होगा। नहीं, और उसका आयोनेशन एनर्जी ज्यादा होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, तो यहाँ पे 2p4 है, यहाँ पे 2p5 है। तो दोनों बाबू देखो तो ये भी तुम्हारा पार्शियल फील्ड, ये भी तुम्हारा पार्शियल फील्ड, तो दोनों तो पार्शियल फील्ड ही है। तो जिसकी जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका आयोनेशन एनर्जी ज्यादा, तो इसका मतलब यहाँ पे सही है। फ्लोरीन का जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा बाबू, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्लोरीन का जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा किससे, ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में चेक करो, अब ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में चेक करते हैं तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव ऑक्सीजन का ज्यादा होता है ना बाबू, 0.65 इसका ज्यादा होता है। लेकिन ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड की वजह से एक का डिफरेंस है, तो नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाएगा किससे, ऑक्सीजन से। अच्छा, अब इसमें देखो तो किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, ऑक्सीजन का। यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 2 का। 6 और 8 में एटॉमिक नंबर है कितना डिफरेंस है, 2 का। तो यहाँ पे हम लोग स्टेबिलिटी नहीं देखेंगे, तो सिर्फ क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे कार्बन। नहीं, यहाँ पे तुम लिखोगे यहाँ पे जेड इफेक्टिव ऑफ ऑक्सीजन, नहीं ये क्या होगा, इज ग्रेटर देन जेड इफेक्टिव, ग्रेटर देन जेड इफेक्टिव ऑफ क्या होगा, फ्लोरीन, जेड इफेक्टिव ऑफ नाइट्रोजन। बट क्या होता है, बट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एन ज़्यादा है ऑक्सीजन से। नहीं, इसीलिए क्या होता है, स्टेबिलिटी डोमिनेंट्स होते हैं, डोमिनेंट्स ओवर जेड इफेक्टिव। स्टेबिलिटी क्या होता है, ये डोमिनेंट होता है किसके ऊपर बाबू, जेड इफेक्टिव के ऊपर डोमिनेंट होता है। ठीक है, चलो नोट करो जरा से इसको। चलो एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो सुबह ये वीडियो बना रहे थे तो उस समय थोड़ा सा मोबाइल अच्छे से चार्ज नहीं था, इसलिए थोड़ा सा कम ही हो पाया था, तो इसलिए इस समय बना दे रहे नहीं। और तुम लोग का मैथ का भी वीडियो शायद नहीं आ रहा है, फिजिक्स का भी नहीं आ रहा है। नहीं, चलो तो ध्यान दो बाबू, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें भी आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है, इसमें भी क्या कंसीडर करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर।
नहीं। अब हम लोग बात करते हैं जरा सा, देखो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है बाबू तुम्हारा, क्या सल्फर, क्लोरीन, सिलिकॉन, फास्फोरस ऐसे दिया हुआ है। नहीं, अब सबका एटॉमिक नंबर पहले पता करो। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 14, फास्फोरस का कितना होता है 15, क्लोरीन का कितना होता है 17 और सल्फर का कितना होता है 16। सबका हम लोग क्या पता कर रहे हैं बाबू, सबसे पहले जेड इफेक्टिव। अब एक बात बताओ जरा सा ध्यान दो, देखो तो तुम लोग क्या लग रहे हो, तो 14, 15, 16, 17 नहीं, चलो ध्यान दो। तो इसमें अगर तुमसे बात करें 14, 15, 16 और 17, तो देखो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, तो सबसे अच्छा है कि इसको सजा लो। तो सिलिकॉन का पहले करो, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद क्या होगा सल्फर और उसके बाद क्या होगा क्लोरीन होगा। और जैसे देखो क्या करते हैं, इसके एटॉमिक नंबर कितना होता है 14, 15, 16 और 17 नहीं। तो सबसे पहले तुम जेड इफेक्टिव देखो ना, तो जेड इफेक्टिव निकालो तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा आएगा, पीरियड में दिया हुआ है तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो जरा सा यहाँ पे जेड इफेक्टिव का भी ऑर्डर हम लिख देते हैं, जरूरी है जानना। क्लोरीन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद फास्फोरस और उसके बाद क्या है तुम्हारे पास, देखो तो जगह चाहिए हम लोग को। जेड इफेक्टिव जो है सबसे ज़्यादा किसका है बाबू, देखो तो क्लोरीन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद फास्फोरस और उसके बाद क्या है सिलिकॉन। नहीं, अब देखो तो आंसर एनर्जी अगर निकालना है तो तुम लोग तो कहोगे ऐसे डायरेक्ट निकाल दोगे, नहीं। जैसे पता चला कि एक का डिफरेंस है तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे हम लोग स्टेबिलिटी पे भी। चलो जरा सा देखो तो क्या आएगा यहाँ पे 1s2, 2s2 और 2p क्या आएगा 6, 3s2 और 3p2 यही आएगा। इसका लिख देते हैं बाबू 3s2 और 3p क्या होगा 3, इसका 3s2 और 3p4, इसका आएगा 3s2 और 3p5 आएगा। नहीं तो देखो तो इसमें बात करें तो s 3s सब में है, सिर्फ p में चेंजिंग है तो p को लेके चलते हैं 2। इसमें बताओ तो जरा सा 1 2 3, इसमें 1 2 3 4, यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 5 नहीं। तो देखो तो क्लोरीन में और आंसर एनर्जी की बात करते हैं, जिसका जेड इफेक्टिव उसका ज़्यादा होगा, तो क्लोरीन का जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, एस्टिबिलिटी दोनों पार्शियल है। फास्फोरस और सल्फर में किसका ज़्यादा, तो जेड इफेक्टिव तो बाबू सल्फर का ज़्यादा, लेकिन एस्टिबिलिटी ये हाफ फील्ड है, ये तुम्हारा पार्शियल फील्ड है। तो किसका हो जाएगा फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्या हो जाएगा सिलिकॉन। तो ये तो तुम्हारा था कुछ क्वेश्चन। अब कल से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, एक अलग अलग तरीका से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, नहीं कि जेड इफेक्टिव पहला जेड इफेक्टिव दूसरा जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, बहुत सारे हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे और भी कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक, तो इतना कंप्लीट करो जल्दी।